Hello everyone, this is Pack here. I don't basically I know what Pack is, it's price action chalk, but मैंने ये नाम क्यों रखा? Maybe it was cool. ये चैनल क्यों है? पता नहीं. क्या बताने वाला हूँ जो 1000 बार नहीं बोला हुआ है? पता नहीं. कंटेंट किस तरह से मेरा अलग है? पता नहीं. पहली वीडियो बना रहा हूँ. जब तक 100 वीडियो बनाऊँगा आई थिंक एक ना एक एज क्रिएट हो जाएगी. कुछ अलग करना सीख ही जाऊँगा. तो फ़िलहाल तो किस तरह से चैनल स्टार्ट करेंगे तो निफ्टी 50 का एनालिसिस करेंगे, बैंक निफ्टी का एनालिसिस करेंगे. हाँ, बेसिकली यही. तो डिमांड एंड सप्लाई, दिस इज़ द वे इट वर्क. सो अभी क्या चल रहा है सिचुएशन निफ्टी के अंदर कि निफ्टी गया है ऑल टाइम हाई. कंसोलिडेशन चल ही रहा था, अब जा कर के बेचारा ऑल टाइम हाई गया. वीकली पे देखेंगे तो वीकली पे 2 बार नया ऑल टाइम हाई जाता है, भयंकर रिजेक्ट हो जाता है. 4% नीचे आ गया जब यहाँ पे गया था, दोबारा ऊपर गया. इस बार तो 4.5% रफली नीचे आ गया था. तो हो क्या रहा है कि मार्केट ट्रैप कर रही है हम जैसे गरीब रिटेलर्स को. अभी अगर हम देखें डिमांड एंड सप्लाई द वे इट वर्क्स इज, पहले मैं ये सुपर ट्रेंड हटा दूँ. हाँ, तो अगर डिमांड एंड सप्लाई के हिसाब से अगर हम चलें तो हो क्या रहा है यहाँ पे कि निफ्टी एक हायर हाई का फॉर्मेशन बना रहा है. मान रहे हो नहीं मान रहे हो? पिछला हाई हमेशा ऊपर बनता है. ये देखो, यहाँ से नया हाई, नया हाई, लो हमेशा नीचे रह जाता है. तो अब हम यहाँ से एक्सपेक्ट करेंगे कि निफ्टी एक नया हाई बनाए, क्योंकि अगर उसने नहीं बनाया तो भाई वाट लगने वाली है. सिंपल सिचुएशन यही है कि वाट लग सकती है अगर निफ्टी ने नया हाई नहीं बनाया. तो खैर, वी आर नॉट प्रिडिक्टिव ट्रेडर्स, वी आर रिएक्टिव ट्रेडर्स. मार्केट में क्या होता है उसके अकॉर्डिंगली हम रिएक्ट करेंगे एंड उसके अकॉर्डिंगली हम अपॉर्चुनिटीज़ फाइंड आउट करेंगे फ्रॉम वेयर वी कैन मेक मनी. इफ़ देर आर अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल, हम कोशिश करेंगे वहाँ पे हाथ डाल के पैसा कमाने की. तो अभी क्या हो रहा है, वरना तो डिमांड जोन सप्लाई जोन डिफाइन करना बहुत ईजी था. बिकॉज यू टेक वन लार्ज कैंडल, इस तरह से 3 बेस कैंडल उठाओ और इस तरह से एक और रैली की कैंडल उठा लो, तो इसको हम बोलते हैं डिमांड जोन. बट इस एरिया के अंदर क्या हो रहा है, इफ़ यू लुक एट इट, प्राइस नीचे आई, उसके बाद गैप डाउन खुली, हैमर बन गया, फिर गैप अप खुली, स्पिनिंग टॉप सा कुछ बन गया, दोबारा गैप अप खुली, पर इस बार डेली के ईएमए को टच करा. एंड इफ़ यू रिमेंबर 9 अक्टूबर, तो यहाँ पे वो इज़राइल हमास का भी कोई कॉन्फ्लिक्ट था, वो सारा का सारा जो था वो इस कैंडल ने एब्जॉर्ब कर लिया. वो जो वॉर की थी, इज़राइल वॉर की सिचुएशन थी, वो इस कैंडल ने एब्जॉर्ब कर ली. उसके बाद दोबारा रैली ऊपर जाती है, ऊपर गई, यहाँ पे 2 दिन सस्टेन करी, फिर गैप डाउन उठी, दोबारा ऊपर चली गई. सो कुछ नई बात नहीं कर रहा हूँ, आप लोगों को भी दिख रहा है कि हो क्या रहा है. बट अब क्या हो सकता है इसके अंदर. सो अगर हम थोड़ी सी छोटे टाइम फ्रेम में जाएं, अगर हम जाएं 125 मिनट्स पे, और 125 मिनट्स पे हम क्यों जाएंगे, क्योंकि मार्केट ओपन होता है 375 मिनट्स. अगर आप इसको डिवाइड करेंगे, आपको होल नंबर्स चाहिए. 375 मिनट्स अगर मार्केट खुला रहता है, तो अगर हम उसको डिवाइड करेंगे 125 के अंदर, तो आपको 3 फुल कैंडल आएंगी. वेराज अगर आप 375 को डिवाइड करेंगे फॉर एग्जांपल 120 से, जो 2 घंटे का इंटरवल होता है, या 40 से, कोई भी नॉर्मल नंबर से, तो आपको कुछ डेसिमल में मिलेगा. तो लास्ट कैंडल में पूरा डेटा नहीं होगा. तो 125 मिनट और 75 मिनट ऐसे टाइम जोन्स हैं जिनको अगर आप रिस्पेक्टिवली 3 से या 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मार्केट का टोटल ऑपरेटिंग आवर्स आ जाता है, होल नंबर्स में आता है. तो 125 मिनट्स, 75 मिनट्स, 25 मिनट्स, 15 मिनट्स, 5 मिनट्स, सो ऑन एंड सो फोर्थ. 125 मिनट्स के ऊपर हम आ रहे हैं
तो बाय गॉड अभी भी यहाँ पे स्ट्रक्चर इतना बुरा है कि क्या बोला है। बट हाँ दिख रहा है कि 200 EMA से थोड़ा सा यहाँ पे दिख रहा है। एंड ड्रॉप बेस रैली बट गार्बेज भी बोल सकते हैं इसे। बहुत इराटिक मूवमेंट है इस टाइम निफ्टी का। 75 मिनट्स पे अगर आओगे और अगर ढूंढने की कोशिश करोगे, सी ट्रेड नहीं लेनी अपने को इसके ऊपर, एंड यहाँ पे ट्रेड तो ऑप्शंस में ही लेनी होती है, ये तो ऑप्शन का चैनल ही नहीं है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो अपने को एक ये एरिया मिलेगा, लोअर टाइम फ्रेम डिमांड जोन के नाम से। ये अपना एक एरिया है, लोअर टाइम फ्रेम का डिमांड जोन है। एक ये एरिया है और एक यहाँ पे एक ये एरिया था, पर ये और छोटा है थोड़ा सा। प्राइस इसके अंदर आई है और प्राइस आज इसके अंदर आई, गैप डाउन खुली आज, यहाँ पे खुली और ऊपर जाने लगी। तो बेसिकली ये डिमांड जोन भी अब टेस्ट हो गया है। अब अगली चीज़ क्या है इसको रोकने के लिए, वो है ये। अब ये एरिया, अगली गिरावट गैप डाउन के अंदर ये एरिया निफ्टी को एक बार संभाल सकता है। बट क्या निफ्टी को संभालने की ज़रूरत होगी, ये चेक करेंगे हम अगर हमें करना है। तो क्या ये रैली की स्टार्ट है, क्या ये क्रैश कंटिन्यू होगा, ये हमें पता चलेगा इफ़ यू लुक एट निफ्टी का सबसे बड़ा कॉन्स्टिट्यूएंट है निफ्टी बैंक निफ्टी के अंदर बहुत अच्छी खासी वेटेज है। रिलायंस को भी चेक करेंगे। बट हाँ, बैंक निफ्टी में क्या हुआ, अभी रिजल्ट्स आ रहे थे, कुछ नहीं, वो तो आईटी के आ रहे थे। बट या बेसिकली ये एक रेसिस्टेंस एरिया था। प्राइस यहाँ पर आती है, एक बार आई, दो बार आई, तीन बार आई, चौथी बार आई। इस बार दोबारा ऊपर जाने की कोशिश करती है, सेलिंग प्रेशर आता है, नीचे चली जाती है। कुछ डायरेक्शन यहाँ पे क्लियर नहीं हो पा रही है। 125 मिनट्स पे अगर हम देखेंगे तो हमें दिखेगा कि इधर कुछ नहीं है प्रॉपर जो इसको सपोर्ट करे। एक बार 75 मिनट्स पे भी देख लेते हैं तो ट्रेड ढूंढने वाली बात हो गई, बट कुछ नहीं मिल पा रहा है। और ये ट्रेंड लाइन एक बनी हुई थी, इसको इसने ब्रेकआउट कर दिया है डाउन साइड के अंदर। तो इसका सपोर्ट भी पता नहीं मिलेगा। एंड के अंदर तो मार्केट डाउन में ही खुला है। तो बैंक निफ्टी भी समझ नहीं आ रहा। तो इस सिचुएशन में हम क्या करते हैं, हम आ जाते हैं अपने हैवी वेट पे, रिलायंस और HDFC बैंक। क्योंकि रिलायंस और HDFC बैंक की कंबाइंड, डोंट कोट मी ऑन इट, कॉन्स्टिट्यूएंट अगर आप खोलोगे तो आपको दिख जाएगा, बट इन दोनों की वेटेज बहुत ज़्यादा हाई होती है, कम लाइक ये अबाउट 20% ऑफ द मार्केट निफ्टी 50 को बनाते हैं रिलायंस और HDFC बैंक। अगेन डोंट कोट मी ऑन दैट, गाली पड़ेगी वरना। सो बेसिकली व्हाट्स हैपनिंग इज, इफ़ यू लुक एट इट, तो अब हमें रिलायंस के अंदर अगर हम स्ट्रक्चर समझेंगे तो ड्रॉप बेस रैली, एक बहुत खटिया सा अजीब सा डिमांड जोन है। बट यहाँ पे हमें मंथली EMA का भी सपोर्ट मिल रहा है। और क्या हो रहा है, अपनी हाइपोथेसिस को समझने के लिए हमें ये भी दिख रहा है कि रिलायंस जो है ऑल टाइम हाई ऑलमोस्ट नया बनाने वाला था और वहाँ से वो झटक के नीचे आ गया बेचारा। क्लोजिंग अभी भी अच्छी खासी दी है, मतलब इससे हाई क्लोजिंग नहीं मिली एटलीस्ट ऑन वीकली टाइम फ्रेम, बट वहाँ से नीचे आ गया प्राइस। अब रिलायंस एक वीकली डिमांड जोन के अंदर स्ट्रगल कर रहा है। वीकली एरिया हमने देख लिया, मंथली देख लिया, तो हमारा मंथली का भी एरिया डिमांड जोन है यहाँ पे, वीकली का भी डिमांड जोन है, और वीकली का एक्चुअली नीचे भी है। तो नीचे भी एक बना ही देता हूँ क्योंकि ये भी एक अच्छा एरिया है। इधर तो गोल्डन क्रॉसओवर भी है, बट वो वीकली का एरिया नहीं है, बहुत बड़ा हो जाता है। अब हम अगर डेली पर आते हैं तो डेली पे हमें दिखता है कि डेली का EMA, डेली की EMA से बेसिकली मोटा रिलायंस जो है अगर नीचे आने की वजह जो अच्छा खासा यहाँ पे जा रहा था, 4 बेस कैंडल बनाई थी, ऑलमोस्ट लग रहा था कि ब्रेकआउट मार देगा यहाँ से, क्योंकि अगर ऊपर की तरफ जाता तो बाय गॉड में बहुत सारी क्वांटिटी ऐड करता, बट नहीं कर पाया क्योंकि अब ये कैंडल बनी और उसके बाद दोबारा नीचे जा रहा है। अब ये एरिया जो था, जो एक हैमर बोलो, स्पिनिंग टॉप बोलो, जो भी एक बहुत पावरफुल एरिया था, ये तो देखो टेस्ट हो गया, ये तो चल चुका, इसके अंदर जो दम था इसने तो चला दिया। अब नेक्स्ट एरिया जो रहेगा अपने पास वो मोटा ये है, और हम क्या करेंगे, ये एक ड्रॉप बेस रैली का एरिया ये कंसिडर करेंगे, और ये जो नीचे का भी, जो पीछे की साइड पे ये जो एरिया ना, ड्रॉप बेस रैली तब 2 रैली ओनली, इसका जो एरिया गैप वाला,
हम दोनों को साथ में कंसिडर करते हैं, और अगर हम दोनों को साथ में कंसिडर करें तो अपने पास एक अच्छा सा कंजर्वेटिव सा एरिया मिलता है, जिसने अगर देखा जाए, जिसकी अगर हम मूव कैलकुलेट करें तो हमें मूव इसके अंदर काफ़ी अच्छी मिलने के पोटेंशियल है, क्योंकि इसने मोटा मोटा ऑल टाइम हाई के अंदर पुश करा था ये एरिया। तो इस एरिया के ऊपर मैं तो देखो अब यहीं पर ट्रेड बनाऊंगा, ये तो मुझे लग रहा है एसएल होने ही वाला है। खैर छोटी सी क्वांटिटी डाली हुई है, यहाँ पे एसएल लूँगा, यहाँ पे दोबारा एंट्री लूँगा। स्टूपिड है बट मेरी साइकोलॉजी जिस तरह से मुझे अलाउ करती है मैं उस तरीके से करूँगा। तो अब होता क्या है, जब रिलायंस डिमांड जोन के अंदर आ जाता है और रिलायंस अगर कभी कभी इस तरह से अच्छे मूवमेंट करना शुरू कर दे, और रिलायंस के साथ अगर उसको किसी भी वजह से HDFC बैंक का सपोर्ट मिल जाए, और HDFC बैंक अगर आप देखोगे तो मंथली डिमांड जोन के बहुत पास में है, और यहाँ पे जब ये नीचे आया था, जब इसने यहाँ पे खुला था तो इसने एक अच्छी खासी बाइंग आई थी। अगर ये डेली EMA नहीं होता तो HDFC बैंक मोस्ट प्रोबेबली यहाँ से नहीं हिलता, मतलब नीचे वापस नहीं आता। एक ICICI बैंक को भी देख लेते हैं। ICICI बैंक अगेन सेम स्ट्रक्चर है, जो रिलायंस के अंदर था, जो HDFC बैंक में था, वही है कि नीचे आया, ऊपर गया, डेली EMA का रेसिस्टेंस लिया और वहाँ से एक बार दोबारा नीचे आ रहा है। ये तो मैंने बहुत ही ख़राब जगह लगा दी है लाइन, छोड़ो। तो हमें ये चीज़ समझ में आ रही है कि डेली EMA जो था 20 EMA, आप जो भी EMA मानो वो आपकी मर्ज़ी है, पर ये तो देखो अच्छे से हो गया टेस्ट। 51 EMA, 50 EMA वो भी टेस्ट हो गया अच्छे से। तो और नीचे 200 EMA का सपोर्ट भी ले लिया, नॉट हर जगह बट हाँ ICICI बैंक में मिला है, और रिलायंस के अंदर भी 200 EMA को नहीं एक्चुअली ब्रेक ही कर दिया, बट हाँ पॉइंट्स जो चांस कि हर जगह 20 EMA टेस्ट हो गया, निफ्टी में भी, बैंक निफ्टी में भी, फिन निफ्टी में भी, और HDFC बैंक में, ICICI बैंक में, रिलायंस के अंदर। तो जो खतरे का जो वक्त था ना, क्योंकि रिलायंस को जितना गिरना था ना सर, वो गिर लिया। अब वो अगर गिर सकता है ना तो वो मतलब 4%, 3-4% और गिर सकता है, इससे ज़्यादा रिलायंस गिरेगा नहीं। और अगर रिलायंस नहीं गिरेगा और ऊपर जाएगा, और HDFC बैंक के अंदर भी जो होना था मोटा मोटा हो गया स्ट्रॉन्ग एरिया पे, मतलब कितना गिर सकता है यहाँ से, 4.5%। तो ये जो 4%, 4.5% का एरिया है, बस इतना ही गिर सकता है ये सारी चीज़ें, इसके बाद रैली होनी है मेरे हिसाब से। अगेन फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसिडर करना है इन स्टॉक्स, ये आपके सजेशन नहीं है, ये मेरा एनालिसिस है, एंड ये मेरी पहली वीडियो है। अगर आपने मेरी पहली वीडियो देख करके कोई स्टॉक बाय कर भी लिया तो आई एम रियली सॉरी फॉर यू, मतलब बहुत गलेबल आदमी हो आप, ठीक है, लोगों पे भरोसा कम करो, मुझे अपने आप को प्रूव करने दो, फिर मेरे कहने पे कुछ बाय करो तो समझ में भी आता है। बट हाँ ये मेरा एनालिसिस है कि जितना शेयर बाज़ार को गिरना था ना वो गिर लिया, अब यहाँ से या तो वो ऊपर जाएगा या फिर वो साइडवेज रहेगा। और मतलब बहुत स्टूपिड सी बात है कहना कि या तो ऊपर जाएगा या साइडवेज रहेगा, मतलब दो तो मैंने, मतलब अगर इन यूजुअली 3 ही सिनेरियो होते हैं तो मैंने 66% तो अपने आप को कवर कर लिया, मतलब 33% ही हो सकता है कि मैं गलत जाऊँ, बट ऑड्स मैंने अपने फेवर में कर लिए, इसलिए नहीं मैं ये बोलना चाह रहा हूँ, मैं सही गलत के अंदर इतना नहीं खेल रहा। मेरा ये है कि अगर ऊपर जाएगा तो मैं इन चीज़ों के अंदर बाइंग इनिशिएट कर सकता हूँ। अभी फॉर द टाइम बीइंग न्यू बाइंग थोड़ी सी रोकनी पड़ेगी, क्योंकि आपको पता नहीं है साइडवेज कितना टाइम चलेगा। पर ये हो गया लार्ज कैप का हिसाब, स्मॉल कैप, मिड कैप, एंड मेरा फेवरेट माइक्रो कैप। नहीं माइक्रो कैप में आप मत जाना, बट हाँ इसके लिए कभी और कोई और वीडियो अच्छी लगी, कौन देख रहा होगा, मेरी मम्मी भी नहीं देखने की है तो मैं खुद नहीं देखूंगा, बट वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर दबाएं एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। आई एम सो लेम। एनीवे थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे, बाय बाय गाइस। ये बंद कैसे करते हैं रे?